जीवन में जब कोई आघात होता है तब सती साधना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक जैसे कहते हैं ना कि जब तक भूख लगती है तो खाने का महत्व होता है, जब प्यास लगती है तो पानी का महत्व होता है, तबीयत खराब होती है तो दवाई का महत्व होता है, जी। ठंडी लगती है तो गर्म कपड़े का महत्व होता है। उसी तरह जब जीवन में कुछ बड़े आघात होते हैं, उस वक्त हमको ये जागृति की साधना, सती की साधना बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, और तब वो महत्वपूर्ण लगती है। ये समझ लेंगे। और इसके अनुभव अभी मैंने तो लिए, कोरोना काल में मैंने लिए हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि कोरोना काल में सुनंदा भी एडमिट थी, हमारी लड़की भी एडमिट थी, जमाई भी एडमिट थे, और बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति थी, बहुत ही गर्म पानी दो। हमारे लिए वो आह्वानी था उस वक्त। चाय घेऊन जरूर साधने जाणार गाड्या आता लोकांच्या तो जब कठिन परिस्थिति होती है तो साधना का उपयोग तब ज्यादा महसूस होता है, मालूम पड़ता है। ये समझ लेंगे। जब अच्छा चलता है तो ऐसा लगता है कि चलो कोई सीखेंगे, देख लेंगे क्या है सती साधना। लेकिन जब समय आता है, और समय कभी ना कभी आता ही है, समय कभी ना कभी आता ही है, समय की कोई कोई गारंटी नहीं दे सकते, समय की कोई शाश्वती नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और समझो कोई कुछ हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा तो होता नहीं कभी। लेकिन समझो कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन जब हमारी खुद की मृत्यु आएगी सामने, तब क्या करेंगे? तो उस वक्त का जो दर्द होगा, उस वक्त की जो परेशानी होगी, उस वक्त की जो तकलीफ होगी, उस पर कैसे मात करेंगे? इसलिए ऐसा कहा है कि मृत्यु के पहले ही तैयारी कर लो। तो अभी कोरोना काल में मैं तो बहुत सीखा उस काल में। उस वक्त हमारे 40 दिन के सेशन भी चल रहे हैं, आपको याद है अभी। अनिल गायकवाड़, दिवटे सर, और कस्बे, सुनंदा, और कुछ राजेश कुमार दिल्ली वाले, आगरा आगरा के भारती जी, सब लोग जानते हैं इस बात को कि कोरोना काल में कैसा समय था। और उस दौरान हमारे 40 दिन के सेशन चल रहे थे वर्षावास के, और मैं हर रोज महसूस कर रहा था उसको, इस दर्द को, कि क्योंकि वो सब मृत्यु का ही डर था ना। सभी लोग मृत्यु से ही डर रहे थे उस वक्त, कि कभी भी कोई भी कोरोना के लपेट में आ सकता था उस वक्त। ऐसी ऐसी डरावनी परिस्थिति थी। लोग किसी से मिलने से डरते थे, मिलने से क्या, घर से बाहर निकलने भी डरते थे।
तो मृत्यु का भय था। तो वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमको होश नहीं रहता, जीवन का होश नहीं रहता। जब ठीक चलता है सब तो लगता है सब ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रॉब्लम आता है, जब समस्या आती है, तब विचार करना शुरू करते हैं कि अब क्या करें। तो ये सती साधना जो है, जागृति की साधना, हमें हमें अपने जीवन से जोड़ देती है, अपने आप से जोड़ देती है। और ये जीवन जो है, ये हमारा जिंदापन है। और जिंदापन को हम चित्त कह सकते हैं, वेदनाएं कह सकते हैं, और हमारी विचार प्रक्रिया कह सकते हैं। और अभी हम जो बोल रहे हैं वो जिंदापन है, सुन रहे हैं जिंदापन है। ये जिंदा अवस्था में ही जिंदापन से कनेक्ट होना चाहिए, अपने आप से कनेक्ट हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। और इसी में सारे प्रॉब्लम है, ये भी समझ लेना चाहिए। जिंदगी ही प्रॉब्लम है, जिंदगी ही दुख है, यातनाएं हैं। तो जब यातनाएं होती है तो निराशा आती है। यातनाएं यातनाएं यातना देती है, दुख दुख देता है, परेशानी परेशान करती है, भय डराता है। कुछ कुछ घटता है, चिंताएं निर्माण होती है। घर में कुछ होता है, हमारे हमारे बारे में या घर वालों के बारे में या इधर उधर कुछ घटता है। वो आपके बिजनेस में हो या आपके नौकरी में हो या लड़कों के बारे में हो। अभी थोड़े मुझे भी थोड़ी कभी कभी मेरे मेरे पोते की चिंता होती है। मेरा पोता 10 साल का है, 10 साल से भी, हाँ, थोड़ा ज्यादा है। तो 10 साल में अभी वो बोल नहीं पा रहा है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप में रहता है। जो ऑटिज्म का प्रॉब्लम है उसको। ऑटिज्म ऑटिज्म मतलब आत्ममग्नता। तो एक बीमारी है, आत्ममग्नता एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य अपने आप को व्यक्त नहीं कर बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो पूरी तरह से नहीं हुआ होता। तो वो समझता नहीं, सामने वाली परिस्थिति समझता नहीं, किसी से बात नहीं करता। तो हमारा पोता वो वैसे सब समझता है। वो मोबाइल ऑपरेट करता है, खाता है, पीता है। उसको थोड़ा उसको उस पर थोड़ी जबरदस्ती भी करनी पड़ती है कुछ बातों के लिए। कई दिनों तक तो अभी वो अपने आप को मतलब टॉयलेट जाना, पेशाब, ये भी समझता नहीं था वो। अभी थोड़ा समझने लगा है, 10 साल का है। तो मुझे मुझे मेरे लिए थोड़ा ये चिंता का विषय है। मुझे मुझे पता है चिंता करने से कुछ हल नहीं निकलता। लेकिन मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है, अजागृत मन है, वो सोचता है कि जीवन का एक कैसा स्वरूप है। हम सोचते एक है और होता कुछ भी है, कुछ भी होता है। तो अभी ये 10वीं साल में उसको अभी आ, 10वें साल में उसे अभी स्कूल में डाला है। और उनका अलग स्कूल होता है, आपको पता है। मतिमंद बच्चों का अलग स्कूल होता है, और वहाँ की शिक्षा भी अलग होती है। मैं यहाँ के अहमदनगर के एक स्कूल में मैं
जाके आया। अहमदनगर के एक स्कूल में मैं जाके आया, मतिमंद स्कूल। तो वहाँ बच्चों को केवल व्यक्त होना सिखाते हैं, व्यक्त होना सिखाते। मैंने वहाँ उस क्लास में एक 10-15 बच्चे देखे। उसमें एक पोता मेरे एक लड़का मेरे पोते जैसा था। हाँ, तो मेरा माइंड उसके साथ मेरे पोते का कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था कि मेरा पोता ऐसा है। और वो जो 10-15 लड़के थे, बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चे नहीं रहते वहाँ एक क्लास में, थोड़े ही बच्चे रहते, 7-8 या वो दो 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 क्लासेस इकट्ठे बैठे थे, 2 क्लास इकट्ठे बैठे थे वो, इसलिए वो 15-16 बच्चे थे। लेकिन वहाँ के हेडमास्टर ने मुझे समझा कि यहाँ ज्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं बिठाते हम, 7-8 बच्चे, क्योंकि हर एक की तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ता है, और हर एक के विकास पर ध्यान देना पड़ता है, और हर एक को बोलने के लिए या व्यक्त होने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो उनके अलग अलग तरीके हैं व्यक्त करने के लिए। तो बच्चे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। अभी उनके लिए वहां बेंच रखे थे, तो एक बड़ी लड़की, मेरे ख्याल से 12-13 साल से भी ज्यादा होगी वो 12-13 साल की लड़की, वो क्लास में आई और नीचे बैठ गई, और शिक्षक टीचर उसको कहते हैं कि ऊपर बैठो, वो ऐसे करती है, नहीं बैठूं मैं। तो वो नीचे ही बैठ गई, तो वो ऊपर नहीं बैठ। तो अभी उसको कैसे कैसे बताए, इस तरह बहुत डिफिकल्ट है वो। ये इस तरह का जो प्रॉब्लम है, ये ऑटिज्म का, अंतर्मुखता, ऐसे बच्चे यानी माँ बाप के लिए एक चुनौती होती है उनको संभालना। तो दुख का ये भी स्वरूप है, हम ये कहना चाहते हैं, दुख का ये भी स्वरूप है। हम अभी जैसे जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग अप्रियों का संयोग, ऐसे 5-7 हम वो पारंपरिक शब्द उच्चारते हैं हम सूत्र में जो बताया, लेकिन दुख के कई रूप है, कई रूप है। उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और बहुत सारे उसके रूप जो है वो अज्ञात ज्यादा है, अज्ञात। कभी कभी मुझे परेशानी क्यों है, मुझे डर क्यों लगता है, मुझे चिंता क्यों लगती है, नींद क्यों नहीं आती, अंदर खालीपन क्यों लगता है, अकेलेपन क्यों लगता है। तो कभी कभी इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये दुख अज्ञात है, अज्ञात है। और ये हमारे पोते का भी एक थोड़ा सा अज्ञात दुख है। वो ठीक हो जाएगा, वो बात की बात है, बात की बात है, होगा, ठीक होगा वो, क्योंकि थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, हम कहना क्या चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आ, बुद्ध का जैसे ये भी कहना है कि जब अच्छे अच्छे दिन होते हैं ना, अच्छे दिन, तभी तभी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्यादा अच्छे दिन जो है, इसका मतलब ऐसा नहीं है लोगों को बुरे दिन चाहिए, बुरे दिन चाहिए ऐसा इसका मतलब नहीं। अच्छे दिन का अच्छे दिन का एक क्या कहे, उसका जो एक परिणाम है, वो मनुष्य मनुष्य गाफिल हो जाता है, मनुष्य होश खो बैठता है, क्योंकि उछल कूद करता है ज्यादा, क्योंकि उसको जीवन समझ में नहीं आता है ऐसे समय।
लेकिन जब कुछ संकट की घड़ी होती है, कुछ परेशानी की घड़ी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मनुष्य जग जाता है, फिर सोचता है कि जीवन कैसा है। और ऐसे समय सती साधना हमें बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि सती जागृति जो हमें जीवन के साथ जोड़ देती है, इस काया के साथ, वेदनाओं के साथ, चित्त के साथ, मनोधम्म के साथ, पूरे जीवन के साथ जब ये सती हमें जोड़ देती है, तो परेशानियों से भी जोड़ देती है, दुख से भी जोड़ देती है। और तब जब मन जागृत होता है, तो उस परेशानी से कैसे बाहर आए, वो स्वयं सोच सकता है, स्वयं काम कर सकता है, और स्वयं दुख से बाहर आता है। ये सती का गुणधर्म है, इसलिए सती साधना। तो बहुत सरल बात है, वैसे बहुत सरल बात है, कोई ज्यादा गुत्थी नहीं, कोई गुंता गुंत नहीं, कोई गुत्थी नहीं। सरल बात है कि शरीर काया के साथ जुड़ जाओ, काया में उतर जाओ। अभी आप सब लोग जैनथन अभी केरल से है। वो पहली बार जुड़ गए हैं, और है नागपुर में काम करते हैं। सर आपका फेस दिखा देना एक बार, लोग जान, क्योंकि यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं बहुत। जैनथन सर अपनी ये सती साधना के सेशन में वो पहली बार आए हैं। जैनथन सर, ओके, ठीक है। तो जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीवन के साथ जुड़ जाना, मतलब इस जिंदा काया से कनेक्ट हो जाना। जिंदा काया, क्योंकि हम जिंदा है। जिंदा काया मतलब इस काया में जिंदापन है, मतलब वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधम्म है। तो हमारी नॉर्मल भाषा में वो जिंदापन है, जिंदगी। ये शरीर जिंदा है, तो जिंदगी जी रहे हैं हम। और जिंदगी, जिंदापन क्या है? वो जिंदगी फील हो रही है, वेदनाएं हैं, इसमें सुख दुख है। लेकिन बहुत बड़ी मूर्छित अवस्था भी है, जो महसूस नहीं होती, जो अनुभव नहीं होती। उसे असुख दुख वेदना कहते हैं। वो महसूस नहीं, वो जीवन जिंदगी महसूस ही नहीं होती। और बहुत बड़ी 80%, 90% जिंदगी जीवन महसूस नहीं होता। जीवन महसूस नहीं होता, इसलिए मन में क्या चल रहा है ठीक से पता नहीं चलता। विचार क्या चल रहे हैं, और हमारी हमारे चित्त में जो चाहिए नहीं चाहिए कि जो भागदौड़ चलती है, वो क्या चल रही है, क्यों चल रही है, ये पता नहीं चलता। उसका जो सुख दुख का परिणाम है, वो ठीक से महसूस नहीं होता। लेकिन हम जिंदा है, जिंदा है, लेकिन जिंदगी महसूस नहीं होती। और जिंदगी महसूस नहीं होती, इसलिए जिंदगी के प्रॉब्लम महसूस नहीं होते। और जिंदगी के प्रॉब्लम, जिंदगी की समस्याएं महसूस नहीं होती, इसलिए वो कैसे सुलझाए वो समस्या है, ये समझ में नहीं आता। तो ये काम जागरूक मन, जागरूक चित्त करता है, इसलिए सती साधना है। तो काया के साथ जुड़ जाना है, मतलब काया में उतरना है। ये शब्द बहुत सोच समझकर सुनने चाहिए और लेने चाहिए, समझने चाहिए शब्द। काया में, काया में मतलब क्या? तो काया में मतलब
आप टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक आप उसके साथ। जी सर। सर मेरे मेरे पास ये नहीं है, कैमरा नहीं है और चैटिंग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, चैटिंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए हाँ हम आपको यहाँ आपका नाम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन हाँ मैं चलो सुन रहा हूँ, आपको सुन अच्छा, रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि जय जय यहाँ जय। सारे लोग जो है वो अभी आप नए हैं, इसलिए आपको देखना हाँ चाहते थे, मैं भी देखना चाहता था। यस। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कोई टाइम। बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो जयंतन जी का फोन था, तो उनका कैमरा ये काम नहीं कर रहा। तो काया में उतरना है, मतलब टॉप टू बॉटम, क्योंकि जिंदगी इस काया में है ना, इस जिंदगी इस काया में है। और जिंदगी में जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, जिसे बुद्ध ने दुख कहा है, लेकिन दुख एक ऐसा शब्द है, कभी कभी जो शब्द हमेशा हम उच्चार करते हैं, उसकी अहमियत, उसका महत्व, उसकी व्यापकता समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत ही सरल आसानी से शब्द उच्चारण करते हैं। लेकिन दुख जो है, अभी जो हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं, दुख का स्वरूप बहुत व्यापक है, विशाल है। और वो इस काया, जिंदा काया में टॉप टू बॉटम वो छिपा हुआ है। दुख छिपा हुआ है, अज्ञात है, क्योंकि अविद्या से ही दुख है, अज्ञान से ही दुख आता है। पता नहीं क्यों है, पता नहीं हमें दुख क्यों है जीवन में। तो जीवन के साथ ही जैसे जन्म लिया है, रोना शुरू कर दिया, और अंत में भी रोना है, रोते हैं। जो जागरूक नहीं वो रोते हैं, और जो सती में है वो जीवन का धम्म है, ये समझते हैं, ये धम्म है, ये सत्य है, वास्तव है। तो कोई रोने का सवाल नहीं निर्माण होता, या दुखी होने, दुख से दुखी होने का भी सवाल निर्माण नहीं होता। लेकिन इस अस्तित्व को, इस जीवन को जागरूक कैसे करेंगे, इसलिए ये सती साधना है, जागृति की साधना है। तो काया में उतरना है। तो जैसे हम अभी देखते हैं कि आनापान सती, हम जैसे महसूस हो रहा है सांस, आनापान, वैसा ही देख रहे हैं। और कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या लग रहा है, कैसा है वो सांस, कैसा शरीर कैसे लेता है, कैसे छोड़ता है। तो शांति से देखेंगे, बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और तब देखना है कि शरीर कैसे सांस अंदर लेता है। कुछ करना नहीं, सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं है। वो शरीर नेचुरली लेता है, छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से शरीर अंदर से सांस लेता है। और मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो आपको वैसा होता है कि ये आपने देखना है। ये ऐसा नहीं कि हम कहते इसलिए आपको मानना है, मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। ये महसूस करने की बात है कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है। तो हमें महसूस होता है कि पेट के अंदर, नाभि के पीछे, नीचे ऊपर, पेट में, नाभि के पीछे, नीचे ऊपर। मुझे तो अभी थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा बेस में जाता है मेरा मन नेचुरली, कि हमारे हमारे अब थोड़ा कैमरा तकलीफ देने लगा है। हमारे पेट में बेस से, जहां ये रीढ़ की हड्डी, जिसे मराठी में पाठीचा कणा कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, जिसे हम मराठी में माकड़ हाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं उस नीचे, जहां वो रीढ़ की हड्डी खत्म होती है,
वहां तक आन और अपान का ये महसूस होता है। क्रियाओं, अनापान की क्रिया, सांस की क्रिया, ब्रीदिंग। और पेट पेट तो है ही, ऊपर डायफ्राम है, छाती है। मतलब ये पूरा धड़ का जो हिस्सा है, ये तो हम बार बार कहते आए हैं, ये पूरा धड़ का हिस्सा जो है वो आन करता है, अपान करता है। लेकिन इस आन और अपान में कितना बड़ा शरीर का हिस्सा सम्मिलित है, समाया हुआ है। तो मुझे आजकल वो भी महसूस होता है, बहुत दिनों से महसूस होता है, एकदम बेस से वो आनापान चलता है। और थोड़ा साइंस का आधार लेके अगर हम बात करेंगे तो ब्रीदिंग का मतलब आनापान का केंद्र बिंदु जो है वो हमारे ब्रेन में है, पीछे है, वो साइंस कहता है। वैसे ये ब्रेन जो है, वो ब्रेन पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, ये तो हम जानते हैं। इसको मेंदु, ब्रेन, दिमाग क्या कहते हैं इसको हिंदी में? मगज क्या कहते हैं सर हिंदी में? इसको क्या कहते हैं? मगज, ब्रेन को? मस्तिष्क, हाँ, दिमाग। मस्तिष्क के अंदर ब्रेन जो है, ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं क्या? हाँ, मस्तिष्क है, ब्रेन। हाँ, मस्तिष्क। अंग्रेजी में तो सेरिब्रम कहते। हाँ, सेरेब्रम जो है मतलब मस्तिष्क जो है, मेंदु मराठी में कहते हैं, ब्रेन, ये शरीर का राजा है कहते हैं। साइंस की भाषा में से शरीर का राजा कहते हैं। इसका सभी पर कंट्रोल होता है। तो जाहिर है, स्पष्ट है कि ब्रेन भी सॉरी, हमारा ब्रीदिंग भी, आनापान भी यहाँ से कंट्रोल होता है। और कहते हैं कि ब्रेन का आनापान का जो केंद्र बिंदु है वो पीछे को है, और रीढ़ की हड्डी से जो नसें नीचे तक जाती हैं वो नीचे से आन और अपान करती है। इसी के साथ कुंडलिनी का कुछ ये विश्लेषण करते हैं, और उसमें नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम जिंदा काया में क्या महसूस होता है ये हमारा विषय है, और अभी क्या महसूस हो रहा है इस क्षण में ये हमारा विषय है। हमारा विषय कोई सिद्धांत या साइंस क्या कहता है और किताब में क्या लिखा है ये नहीं। इस वक्त का आनापान और वो शरीर कैसे ले रहा है, कैसे छोड़ रहा, इसका अनुसंधान, इसकी खोज। क्योंकि ये जो खोज है आनापान की, ये हमको काया में ले जाएगी, काया से जोड़ देगी, जिंदा काया से जोड़ देगी, अंदर उतार देगी। तो अभी इस क्षण में ये देखना है कि ये शरीर, ये काया अंदर आनापान के लिए क्या कर रही है, क्या हो रहा है। चलो, हमको ब्रेन का वो महसूस अगर नहीं होता है तो वहां जोर जबरदस्ती जाने का कोई मतलब नहीं। जो महसूस होता है वहां से शुरुआत करेंगे, जो महसूस होता है वहां से शुरुआत करेंगे। और वहां वहां की मूवमेंट, वहां की अंदर पेट के अंदर, नाभि के पीछे, नीचे 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 जितनी भी हलचल महसूस हो रही है आन और अपान में, जो आकुंचन प्रसरण ऊपर नीचे और इधर उधर, आकुंचन प्रसरण जो ऊपर नीचे हो रहा है अंदर, वो क्या हो रहा है, वो अनुभव आनापान का है।
क्योंकि वो जो आकुंचन प्रसरण होता है, हो रहा है, उसी के कारण एक अंदर एक खालीपन, वैक्यूम तैयार होता है छाती में, और तभी हवा अंदर आती है। तो सांस बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से लिया जाता है। एक ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है आनापान में कि छाती में एक खोखलापन, एक खालीपन तैयार होता है, वैक्यूम तैयार होता है, जिसे मराठी में पोकड़ी कहते हैं, और हवा अंदर आती है। तो आनापान में इतना सब चल रहा है, और ये इस क्षण में जो जो हो रहा है वो देखते 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 आप आनापान की प्रक्रिया से, क्योंकि आनापान कोई केवल हवा नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया है, मनोकायिक प्रक्रिया है। इसमें मन भी शामिल है, चित्त भी शामिल है। ब्रेन मतलब क्या है, वो जिंदा पर वो नर्वस सिस्टम भी शामिल है उसमें, तंत्रिका तंत्र, और वो तंत्रिका तंत्र, ब्रेन सिस्टम और ये शरीर, ये सब आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। तो अभी हमारा इस सेशन का समय कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, वो फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब तक चल रहा है चल रहा है, तब तक हम ये देखेंगे शरीर कैसे आन करता है, कैसे अपान करता है, अंदर क्या हो रहा है। ये आनापान सती है। आनापान सती बहुत बड़ा विषय है। जितना जितना अंदर उतरेंगे उतना उतना उसकी विशालता, व्यापकता समझ में आती है। आनापान केवल हवा नहीं,